स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे आर केमिस्ट्री क्लास में। हम लोग पढ़ रहे हैं आयनिक सॉलिड और हमने पहले डिस्कशन किया था रेडियस रेशियो का अलग अलग ज्योमेट्री के अनुसार। सबसे पहले टेट्राहाइड्रल के लिए हमने निकाला था 0.225, ऑक्टाहाइड्रल के लिए हमने निकाला था 0.414 और हमने क्यूबिक अर्थात जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है उसके लिए हमने निकाला था 0.732। तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है वैसे वैसे रेडियस रेशियो भी बढ़ता है, लेकिन इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और उसकी ज्योमेट्री कैसी है। बिना ज्योमेट्री के हम ये नहीं पता लगा सकते कि रेडियस रेशियो उसका क्या रहेगा। तो लिमिटेशंस की बात करेंगे आज हम, लिमिटेशंस ऑफ ए रेडियस रूल। रेडियस रेशियो जो आर प्लस और आर माइनस का जो रेशियो था उसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशन सबसे पहले तो यही होगी कि उसकी ज्योमेट्री का यदि हमें पता नहीं है तो हम रेडियस रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कमियां और भी है, उसके बारे में हम लोग आपको बताते हैं। यद्यपि त्रिज्या अनुपात नियम उपयोगी है जिसकी सहायता से अनेक आयनिक ठोसों की संरचना में ज्यामिति की जानकारी प्राप्त होती है तथा कई आयनिक ठोसों की संरचना के बारे में पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, लेकिन यह सदैव सही नहीं होता। इसके कई एक्सेप्शन हैं। यह त्रिज्या अनुपात से अनुमानित संरचना वास्तविक संरचना से बिल्कुल अलग होती है, जिसका रीजन यह है कि जो रेडियस रेशियो है वो निम्न धारणाओं पर ही आधारित है। नंबर 1, आयनिक त्रिज्याओं के सही मान ज्ञात है। आयनिक कठोर तथा गोलाकार होते हैं। स्थायी अवस्था में धनायन तथा ऋणायन परस्पर स्पर्श करते हैं और आयनिक क्रिस्टलों में जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक होता है। लेकिन इन सभी धारणाओं में, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में जो सोल्ट है उनको सही फॉलो नहीं कर सकते, जिसके कारण क्या है, नंबर 1, आयनिक त्रिज्याओं का मान सही ज्ञात नहीं किया जा सकता। आयन पूर्णतः कठोर न होकर के इलास्टिसिटी रखते हैं। बॉन्डिंग 100% आयनिक नहीं होता। इसमें 100% हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इंप्योरिटीज कोवेलेंट बॉन्ड की होती ही है। 100% आयनिक ये नहीं होता। कुछ सोल्ट जो कि त्रिज्या अनुपात नियम का पालन नहीं करते, जैसे क्षार धातु के हैलाइड, क्षार धातु के हैलाइड, हैलाइड ऑफ एल्केलाइन मेटल, हैलाइड ऑफ एल्केलाइन मेटल, क्षार धातु के जो हैलाइड है वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। त्रिज्या अनुपात के मानों के आधार पर लिथियम प्लस के हैलाइडों की संरचनाएं चतुष्फलकीय तथा सोडियम पोटेशियम हैलाइड की अष्टफलकीय और रुबिडियम सीजियम हैलाइड की घनीय संरचना होने की चाहिए। कैसे कैसे? अकॉर्डिंग टू इसकी रूल, लिथियम प्लस की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होनी चाहिए, इसके जो हैलाइड है लिथियम, ये हैलाइड ये हमेशा टेट्राहाइड्रल होने चाहिए। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम के हैलाइड हमेशा ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए। और इससे ऊपर जैसे रुबिडियम सीजियम की बात करें, इसके हैलाइड हमेशा हमें क्यूबिक होने चाहिए, लेकिन CsCl, CsBr, CsI की घनीय संरचना होती है, से सभी हैलाइडों की अष्टफलकीय संरचना होती है। ऑक्साइड तथा सल्फाइड त्रिज्या अनुपात के आधार पर बेरियम तथा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की संरचना घनीय होनी चाहिए, जबकि उनकी वास्तविक संरचना अष्टफलकीय होती है। बेरियम और स्ट्रोंशियम के ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होनी चाहिए, क्यूबिक होनी चाहिए। लेकिन होती कैसी है, होती अष्टफलकीय, क्यूबिक नहीं होती ऑक्टाहाइड्रल है। तो ये एक्सेप्शन है इससे वास्तविक संरचना के ZnS के समान चतुष्फलकीय संरचना होती है। आयनों के मध्य सहसंयोजक गुण के कारण इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः स्थानांतरण नहीं हो पाता, जिसे धनायन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ अधिक तथा ऋणायन पर कुछ कम रहता है। इस कारण गणना करके निकाली गई त्रिज्या धनायन की वास्तविक त्रिज्या से कुछ अधिक तथा ऋणायन की त्रिज्या से कुछ कम होती है। इसलिए त्रिज्या अनुपात का वास्तविक मान गणना द्वारा प्राप्त मान से कुछ अधिक होता है। जैसे लिथियम प्लस आयन लिथियम Li प्लस के हैलाइड के अष्टफलकीय संरचना के होते हैं, इसी प्रकार आयनिक ठोसों की त्रिज्या अनुपात 732 से भी अधिक होता है। लेकिन अष्टफलकीय संरचना में ही क्रिस्टल बनाते हैं। अंतर सहसंयोजक गुण के आधार पर समझाया जा सकता है। यह धनायन तथा ऋणायन के पीपाई एथियापन के कारण होता है। किसके कारण? पीपाई ओवरलैपिंग, इसके कारण ये कमियां होती है। ठीक है, ये तो हमने रेडियस रेशियो के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल जो है वो 100% प्योर नहीं है, उनमें डिफेक्ट होते हैं। क्रिस्टल के डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। डिफेक्ट कई प्रकार के होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक भी होते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी होते हैं।
तो क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में अब हम बात करेंगे। लैटिस डिफेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। लैटिस डिफेक्ट जालक दोष कह सकते हैं हम, अर्थात जालक के अंदर कमियां रह जाती है, त्रुटि कह सकते हैं। जालक दोष या जालक त्रुटि। आयनिक यौगिकों की क्रिस्टल संरचना इस प्रकार की होती है कि प्रत्येक आयन निश्चित आयन में विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है तथा प्रत्येक एक कोशिका एक यूनिट सेल के यदि दोबारा पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करे तो इस प्रकार से प्राप्त क्रिस्टल जिसमें प्रत्येक आयन अपने उपयुक्त लैटिस स्पेस पर तथा प्रत्येक जालक स्थान पर उपयुक्त आयन उपस्थित होते से आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। इस प्रकार की आदर्श व्यवस्था केवल परम शून्य ताप पर ही पाई जा सकती है। आइडियल क्रिस्टल हमेशा परम शून्य ताप जो कि इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो परम शून्य ताप पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट 0 डिग्री परम शून्य ताप के ऊपर ही आइडियल क्रिस्टल बनता है कि एक पॉजिटिव के पास इतने नेगेटिव, एक नेगेटिव के पास इतने पॉजिटिव। यदि वो क्रिस्टल संरचना को एक बार हटा करके वापस अरेंज करें तो उस प्रकार की संरचनाएं बन जाए। तो ये सब चीज़ें कब होगी? जब टेम्परेचर हमारे पास इक्विवेलेंट टू 0 परम शून्य ताप हो। लेकिन परम शून्य ताप इजीली के अंदर अवेलेबल नहीं हो सकता, तो जो लैटिस है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं, त्रुटियां आ जाती हैं। सामान्यतः पर आयनों के ऊष्मीय कंपन के कारण उनमें अपना स्थान त्यागने की स्वाभाविक प्रकृति होती है, जिससे क्रिस्टल जालक में कुछ दोष आ जाता है, जिसे जालक दोष कहते हैं। क्रिस्टल जालक में जब आयन अपने निर्धारित स्थान पर नहीं होते तो उससे निम्न प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। जालक दोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ लैटिस डिफेक्ट कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक और दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक की बात करें, जब क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से भी क्रिस्टल तथा आदर्श क्रिस्टल के मूलानुपाती सूत्र समान हो तो इस प्रकार के जालक दोष को स्टोइकियोमेट्रिक कहते हैं। अब क्या होता है? क्रिस्टल बन गया, मान लिया हमने क्रिस्टल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव आयन उसमें है, लेकिन होता क्या है कि कोई एक पॉजिटिव अपने जगह छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, बाहर नहीं जाता है क्रिस्टल के अंदर। तो उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र है, वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका स्पेस एक जगह नहीं, अर्थात कहीं होल बन गया, इसके कारण वो डिफेक्ट आ गया, तो स्टोइकियोमेट्रिक होता है। स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर क्लियर बात है, जितने पॉजिटिव है जितने नेगेटिव है उनमें कोई अंतर नहीं आता, वो बराबर रहते हैं, लेकिन उनकी जगह बदल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर। किसी जालक में कोई आयन यदि स्थान पर नहीं है तो क्रिस्टल के आवेश असंतुलित हो सकता है। हम जानते हैं क्रिस्टल विद्युत का उदासीन होता है, अगर जालक में किसी आयन का स्थान पर नहीं होने पर क्रिस्टल में विद्युत आवेश संतुलित रहता है। दोष मुक्त क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता 2 प्रकार से बनाई रखी जा सकती है। इसके कारण 2 प्रकार की त्रुटियां हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक शॉर्ट की और एक फ्रैंकल। ये 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 शॉर्ट की और दूसरा है हमारे पास फ्रैंकल। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल, ये 2 प्रकार के डिफेक्ट है हमारे पास। स्टोइकियोमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। एक बार हम इसको मिटा देते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ये 2 है, शॉर्ट की और फ्रैंकल, ये डिफेक्ट है। मानिए स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव चेंज नहीं हुआ है, विद्युत का उदासीन क्रिस्टल है, लेकिन अपनी जगह छोड़ चुका है, वो दूसरी जगह चला गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है। यदि बाई चांस मान लेते हैं कि कोई आयन कम हो गया, नेगेटिव यदि कम हो गया तो उसके बराबर पॉजिटिव कम हो जाएगा, आवेश की उदासीनता इसमें बनी रहेगी, इसमें आवेश की उदासीनता बनी रहेगी। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट की
स्टोइकियोमेट्री का मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल है, विद्युत का उदासीन है। दो प्रकार के हैं, शॉटकी और फ्रेंकल। शॉटकी की बात करेंगे तो शॉटकी के अंदर क्या होता है, एक मैं लेटिस बनाता हूं आपके सामने। शॉटकी की बात कर रहे हैं, ये कोई लेटिस है। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस माइनस, तो ये तो प्लस यहां से गायब है, एक प्लस यहां से गायब है, और यहां पर क्या है, प्लस माइनस, इसमें से एक तो प्लस गायब है और एक माइनस गायब है। तो मैंने ये कहा कि स्टोइकियोमेट्री किसमें बनी हुई है, इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, यदि जितने प्लस कम हुए तो उतने ही माइनस कम हुए, तो ये विद्युत का उदासीन रहता है। लेकिन इस प्रकार के इसके अंदर डिफेक्ट तो आ ही गया है क्रिस्टल के अंदर, अर्थात दो जगह होल तो बन गए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे होल तो बन गए। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, नहीं सॉरी शॉटकी डिफेक्ट होता है। सन 1930 में शॉटकी ने बताया था कि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय यदि कुछ आयन अपने निर्धारित स्थान पर न जाकर क्रिस्टल सतह से बाहर रह जाते हैं तो उस स्थान पर रिक्तता या छिद्र या होल रह जाता है। इस प्रकार जब क्रिस्टल जालक में छिद्र के कारण जो दोष होता है तो उस अवस्था में जालक दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। जालक में जब छिद्र धनायन से अपने स्थान से बाहर जाने के कारण उत्पन्न होता है तो उसी अनुपात में ऋणायन भी अपनी जगह छोड़ करके चला जाता है, लेकिन कुल मिलाकर के विद्युत का उदासीन रहता है। इसके अतिरिक्त अशुद्धि भी उपस्थित या विभिन्न आवेश वाले आयनों के छिद्रों में आ जाने से विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस प्रकार क्या होता है कि इस प्रकार जालक दोष उन प्रबल आयनिक गुणों वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग एक जैसा होता है, लगभग समान होता है, और उसकी सामान्य संख्या भी अधिक होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड के अंदर हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड में हो सकता है, CaCl में हो सकता है, KBr में हो सकता है। फ्रैंक शॉटकी जो डिफेक्ट है वो किस किस में, सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड में, सीजियम में और पोटेशियम ब्रोमाइड में। ठोस अवस्था में आयनिक क्रिस्टल विद्युत रोधी होते हैं, लेकिन जब इनमें शॉटकी दोष आ जाता है तो ये अल्प मात्रा में विद्युत के चालक हो जाते हैं। अब क्या है, फ्रैंकल दोष के बारे में बात करेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल ने बताया कि क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय यदि कोई आयन अपना नियत स्थान रिक्त करके इंटरस्टिसिस में चला जाए तो क्रिस्टल दोष उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब क्रिस्टल जालक में किसी आयन के अंतराकाश में चले जाने से जालक दोष उत्पन्न होता है। तो इस दोष को हम जालक दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। अब वही बात होगी, उसमें से खाली होकर के चला गया लेकिन बाहर नहीं गया। यह तो फ्रैंकल दोष धनायन ऋणायन के स्थानांतरण से उत्पन्न हो सकता है, लेकिन संभवतः आयनिक क्रिस्टलों के धनायन आकार का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, अंतराकाश का आकार भी छोटा होता जाता है। फ्रैंकल दोष सामान्यतः धनायन के स्थानांतरण से ही उत्पन्न होता है। धनायन का आकार छोटा होने के कारण उस पर आवेश घनत्व अधिक होता है, अतः वह ऋणायन को ध्रुवित करके बंध बना लेता है, जिससे बंध में सहसंयोजक गुण आ जाता है। इस प्रकार का दोष उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें छोटे धनायन तथा बड़े ऋणायन होते हैं, तथा धनायन की सामान्य संख्या भी कम होती है, जैसे CuCl, कॉपर सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, इन सभी में फ्रैंकल दोष होते हैं। तो ये थे हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के कई कारण हो सकते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एक तो धातु आयन अधिक्य में हो और एक अधातु आयन अधिक्य में हो। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, वे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन का अनुपात रासायनिक सूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के अनुसार नहीं होता, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक कहलाते हैं। इस प्रकार के यौगिक स्तर अनुपात नियम तथा संयोजकता का पालन नहीं करते। बार्टले के सर्वप्रथम सुझाया कि इस प्रकार के यौगिकों में क्रिस्टल निर्माण की इकाई की अपेक्षित संख्या स्थिर नहीं होती, अतः इन्हें किसी निश्चित संघटक सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इन यौगिकों को बर्थोलाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि बर्थले ने बताया तो बर्थोलाइट भी कहते हैं। इन यौगिकों के क्रिस्टल जालक के निर्माण के समय धनायन तथा ऋणायन अपने नियत स्थान पर नहीं होता, कोई आयन अंतराकाश में आ जाता है जिससे जालक दोष उत्पन्न हो जाता है। इन्हें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक जालक दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जालक कहते हैं। अब यदि धातु आयन ज्यादा है, किसी प्रकार के यौगिकों में धातु आयन की संख्या ज्यादा है, तो इस प्रकार का दोष हो सकता है। ऋणायन के स्थान पर केवल इलेक्ट्रॉन, जालक निर्माण के समय कुछ अधातु परमाणु जालक सतह से बाहर निकल जाते हैं, स्थान पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं। इस प्रकार जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है। धातु में धातु आयन का अनुपात बढ़ जाता है, जिससे यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो जाता है। जैसे NaCl की क्रिया सोडियम लवण से कराई जाए, NaCl की क्रिया सोडियम वाष्प से कराई जाती है, तो कुछ Cl अपना स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, उनके स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। इससे पीले रंग का NaCl प्राप्त होता है। एफ सेंटर, कई बार पूछते हैं एफ सेंटर क्या है। एफ सेंटर क्रिस्टल जालक में वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी जाती है, एफ सेंटर कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बात की, सोडियम क्लोराइड है, उसके ऊपर हमने सोडियम की वाष्प डाल दी, सोडियम की वाष्प डाल दी तो क्लोराइड, एक क्लोराइड वहां से निकल गया, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ गया। इलेक्ट्रॉन वहां छोड़ गया तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टल जालक में वे रिक्तियां जो इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी रहती है, एफ सेंटर कहलाती है। यही केंद्र क्रिस्टलों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। एफ शब्द का उपयोग होता है फरे, जिसका मतलब होता है रंग। तो इसी प्रकार से अंतराकाशीय छिद्रों में भी धनायन चले जाते हैं, जालक में धनायन का रिक्त स्थान रह जाता है। तो ये आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद में हम एक दो टॉपिक और है, उसको पढ़ने के बाद में लगभग इस चैप्टर की फिनिशिंग करेंगे। लेकिन आप अभी पहले नोट्स बनाइएगा PDF की सहायता से। और ये जो डिफेक्ट है, मैंने तो मोटा मोटी आपको दो चीज़ पर बताई, लेकिन जो डिफेक्ट है स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के अंदर एफ सेंटर के बारे में क्वेश्चन 100% आता है। बहुत बार पूछते हैं कि एफ सेंटर क्या है, तो क्लियर बात हो गया। मैं बता कि जैसे इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर NaCl का है, उसके ऊपर यदि सोडियम वो डाल दिया तो क्लोराइड वहां से निकल गया और वहां एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, तो जो रिक्त स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है ना, वही एफ सेंटर है। उस एफ सेंटर के कारण ही इलेक्ट्रॉन अर्थात जो क्रिस्टल है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो जैसे सोडियम क्लोराइड के ऊपर सोडियम से क्रिया कराई जाए तो वो पीले रंग का हो जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, आप बनाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।